हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात n, ये कोई द्विपद दे रखा है, इसके प्रसार में हमें बोला गया है कि दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक क्रम से ये समांतर श्रेणी में है, तो n का मान ज्ञात करो। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज तो हमें कोई भी द्विपद दे रखा हो, जैसे मैंने बोल दिया द्विपद है a प्लस बी, इस पूरे की घात n है, इसका प्रसार करना आना चाहिए। प्रसार क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, एक की घात n हो जाएगा, b की घात 0 हो जाएगा। अब देखो एन सी एक में चलेंगे तो एक की घात घटती जाएगी और b की घात एक एक करके बढ़ती जाएगी, और a और b दोनों की घातों का जो योग करेंगे ना, तो ये अपने पास हमेशा ही इसकी पूर्ण घात n के बराबर होगी। तो इस तरह से अपने पास इसका प्रसार आ जाएगा। इसका अंतिम पद में देखो एक की घात तो हो जाएगी 0 और b की घात हो जाएगी n। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और बता देते हैं कि अगर मैं इसका व्यापक पद भी इस तरह से देख के लिखना चाहूँ तो टी आर प्लस 1 इसका व्यापक पद हो जाएगा, जिसमें एन सी आर बनेगा। अब ए की घात हो जाएगी एन माइनस आर और बी की घात हो जाएगी आर। अब बात ये आती है कि एन सी आर क्या है, ये अपने पास संचय गुणांक होता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, जिसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये बन गया। अब देखो फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, ये अपने पास बन जाएगा n और उससे छोटे सारे के सारे जो अपने पास धनात्मक पूर्णांक है उन सबका गुणनफल अपने पास आ जाएगा। इस तरह से 3 2 1, इस तरह हमारे पास क्रम गुणित परिभाषित हो जाता है। अब हमने बता दिया कि इसका व्यापक पद कैसे निकालते हैं, तो सारी चीजें हमने बता दी। अब मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि ए बी सी बोलूं, यदि ए बी सी एपी में हो, एपी में हो मतलब समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, देखो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो आपस में बराबर होता है, जिससे अपने पास शर्त बन जाती है दो भी बराबर में ए प्लस सी, मध्य पद का दुगना बराबर होता है बाकी दो पदों के योग के बराबर। ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग द्विपद को लिखते हैं 1 प्लस एक्स की घात n, 1 प्लस एक्स की घात n। इसमें देखो व्यापक पद, इस पूरे को मैं ठीक कर देता हूँ, इस पूरे की घात अपने पास n है, तो पूरे की घात हम लोग n बना देते हैं। अब इसके बाद देखो इसका व्यापक पद मैं निकालता हूँ टी आर प्लस 1, जो कि बराबर हो जाएगा एन सी आर, एक की घात तो कुछ भी लगाओ, एक पूरे से गुणा होगी वही संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे x की घात हो जाएगी r के बराबर। अब देखो यहाँ हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथे पद की बात कर रहे हैं, तो टी दो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एन सी एक, एक कम हो जाएगा ना, और x की घात 1 हो जाएगी। इसी तरह टी तीन की बात करूं तो एक किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एन सी दो, x की घात 2 के बराबर। इसी तरह टी चार की बात करूं तो ये बराबर आ जाएगा एन सी तीन गुणा में x की घात 3 के बराबर। अब देखो तीन पद कौन से समांतर श्रेणी में है, इसको मैं a बोल देता हूं, मतलब a बराबर में एन सी एक आ गया, b बराबर में अपने पास एन सी दो आ गया, और c बराबर में अपने पास एन सी तीन आ गया। ये तीनों पद आपस में समांतर श्रेणी में है, तो मैं बोलूंगा a b व c एपी में है, एपी में है, ये सवाल में दिया गया है। तो यहां से क्या बन जाएगा, दो बी बराबर में ए प्लस सी, मतलब कि दो गुणा में एन सी दो, और ये बराबर किसके हो जाएगा, एन सी एक प्लस में एन सी तीन। अब इनको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दो गुणा में एन फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल दो गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस दो, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एक और गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस में एक, और प्लस में ये कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल तीन और गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस तीन। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो देखो सीधा ही काट पीट के इसको लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, दो गुणा में एन माइनस एक बटा में दो के बराबर, बराबर हो जाएगा ये एन, और प्लस में ये कितना बन जाएगा, एन माइनस में एन गुणा में एन माइनस एक गुणा में n माइनस दो, और नीचे भाग लग जाएगा, तीन गुणा दो मतलब 6 का भाग लग जाएगा। अब देखो n का मान ज्ञात करना है, इसको हल कर लेते हैं। हम एक चीज जानते हैं, n का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास हमेशा ही प्राकृत संख्या में आता है। तो n से देखो हर एक पद में कट जाएगा n, तो बचा हुआ जो पद है इसमें भी देखो दो से दो कट जाएगा, इधर n माइनस एक बच गया, और बराबर में एक प्लस ये कितना बचेगा, n माइनस एक गुणा में n माइनस दो और बटा में 6 बच जाएगा। अब देखो ये एक इधर जाएगा तो अपने पास n माइनस एक और माइनस एक, n माइनस दो बच जाएगा, और बराबर में n माइनस एक, और 6 भी इधर आएगा, n माइनस दो बच जाएगा। अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि n का मान अपने पास दो नहीं हो, क्योंकि n का मान दो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में कट रहा है। अगर ये कट नहीं कटेगा ना तो जीरो बटा जीरो रूप बन जाएगा, तो n का मान हमारे पास दो नहीं हो सकता, और n का मान जीरो भी नहीं हो सकता। सीधा हम लोग लिखेंगे ना, इसमें देखो n बराबर दो विकल्प दे रखा है क्या, देख लेते हैं। n बराबर दो विकल्प दे रखा है, तो एक बार मैं इसको हल कर लेता हूँ, क्या परिणाम मेरे पास निकलता है। तो ये देखो इसमें देखो सीधा काटेंगे नहीं हम लोग, और इस शर्त को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं कि n का मान दो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये देखो इधर जाएगा तो n माइनस एक गुणा में
n माइनस 2 और माइनस में 6 गुणा में n माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से देखो n माइनस 2 वनिष्ठ बन के आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा n माइनस 1 और यहाँ से माइनस का 6 बराबर में 0। तो n बराबर में n माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे और n माइनस 7 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से n बराबर 2 मिल गया और n बराबर 7 मिल गया। लेकिन देखो अपने पास विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं, विकल्प 2 और 7 दोनों दे रखे हैं। अब देखो ये तो चक्कर पड़ गया ना कौन सा विकल्प सही करे, लेकिन याद रखो कि द्विपद में पद कितने होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर घात n है तो पदों की संख्या कितनी होगी n प्लस 1। जैसे मैं बोलूं कि घात 2 है तो पदों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। लेकिन हमें तो ये बोला गया है ना कि दूसरा तीसरा और चौथा पद अपने पास समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर घात 2 हो गई तो चौथा पद तो उसमें होगा ही नहीं, केवल 3 ही पद होंगे। तो हमारे पास ये विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों n बराबर 2 नहीं हो सकता यहाँ से, क्योंकि इसमें केवल 3 पद संभव है, केवल 3 पद संभव है। अधिकतम पद ही 3 आ सकते हैं तो चौथे पद पे जाएंगे नहीं। तो n का मान कौन सा आ गया, n का मान 7 आ गया, जो कि बी विकल्प में है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।